निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? अब बता दो भाई। पहला क्वेश्चन आपका क्या करें, सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन डालें, बस आप धैर्य बनाए रखो। अंत में आप कमेंट करके बोलोगे क्लास में सर जी मजा आ गया। तो प्रश्न क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी कहा जाता है? तो विद्यार्थियों भेरी है ना, ये आपके बंगल को कहा जाता है। किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? बंगल वाद्य यंत्र को कहा जाता है। यानी आपका विकल्प नंबर यहाँ से 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपका साइंस का है कि सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। ये प्रश्न आपके साइंस से पूछा गया है, सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो सिनकोना से जो प्राप्त मलेरिया की दवा होती है उसका नाम बताना है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये राइट हो जाएगा कुनेन। आपको पता है जो कुनेन है ना, ये जो है ये दवा सिनकोना से प्राप्त होती है, और कुनेन है ये किसकी दवा है? ये आपके मलेरिया की दवा है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कुनेन है ये किसकी दवा है, तो आप क्या बताओगे? मलेरिया की दवा है। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कुनेन किससे प्राप्त होती है, तो आप बता देना सिनकोना से। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक इंग्लिश नाम दे रखा है, इसका हिंदी रूपांतरण बताना है, और एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगा। तो रजिस्ट्रेशन शब्द दे रखा है, तो विद्यार्थियों रजिस्ट्रेशन है ना, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? हिंदी मतलब क्या होता है? पंजीकरण होता है। रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ना अपन कि रजिस्ट्रेशन करवा दिया क्या, रजिस्ट्रेशन कर लिया क्या, तो उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? पंजीकरण बोला जाता है। चलो, विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? ये देख लो, आपके राजस्थान जी के से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे लोनी बेसिन का है, चंबल बेसिन का है, मही बेसिन का है, या फिर बनास बेसिन का है। एक ही क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो ये आपका बनास बेसिन का भाग है, ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पे स्टार लगा लेना। मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? तो ये आपके बनास बेसिन का। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था? ये डेट भी ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपोर्टेंट वापस क्वेश्चन बना है कि भारत ने चंद्रयान फर्स्ट है ये किस वर्ष छोड़ा था? 2007, 2008, 2009, 2010। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। सन 2008 के अंदर भारत ने क्या किया था? चंद्रयान फर्स्ट है यानी चंद्रयान प्रथम है, ये छोड़ा था। तो ये आपका इंडिया जीके से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? अगला यहाँ पे क्या कर रहा है देख लो आप एक बार। हाँ, तो आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने बोला था ना सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले हैं। तो यहाँ पे अगला क्या कर रहा है? जैसे सी को है ना ए लिख रहा है, सी से क्या लिख रहा है? ए लिख रहा है। तो आपको पता है यहाँ पे अगला 2 प्लस कर रहा है, जैसे सी से ए लिखा, तो फिर अगला ए से क्या लिख रहा है? एच लिख रहा है, यानी 3 प्लस कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है? 3 प्लस कर रहा है। फिर देखो अगला क्या कर रहा है, जैसे एच से एल लिख रहा है, एच से क्या लिख रहा है? एल लिख रहा है, यानी 4 प्लस कर रहा है। फिर एल से क्या कर रहा है अगला? एल से है ना क्यों लिख रहा है, एल से क्या लिख रहा है? क्यों लिख रहा है, यानी 5 प्लस कर रहा है। फिर क्यों को हमने क्यों है ना क्यों लिख दिया ना। अब हमें जैसे 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, 5 प्लस किया, अब हमें क्या कर देना है? जैसे अगला बढ़ा रहा है तो हमें क्या कर देना है? 6 प्लस कर देना है। क्यों में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा कौन सा विकल्प आएगा? अगर हम क्यों में है ना, आपको पता है 6 प्लस करेंगे तुम्हारा कौन सा आएगा? हमारा डब्लू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा। जैसे आपको पता है क्यों के बाद में क्या आता है रे? क्यों के बाद सर जी आर आता है, फिर आपका एस आता है, फिर आपका टी आता है, फिर आपका यू आता है, फिर आपका वी आता है, फिर आपका डब्लू आता है। तो 6 प्लस करेंगे तो हमारा डब्लू आ जाएगा। इस हिसाब से आपका श्रृंखला का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न कि शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? शिला देवी का मंदिर ये किस किले में है? तो आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। तो ये बच्चों आपका आमेर के अंदर हो जाएगा, आमेर के अंदर, ठीक है। और आमेर आपका कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और अचलगढ़ सर जी आपका कहाँ पर है? ये आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और मेहरानगढ़ आप सभी को पता है कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और आप सभी को पता है कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है, ठीक है। ये साथ में आपको पता होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में पूछ ले कि मेहरानगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उत्तम श्रेणी का कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, या फिर लिग्नाइट, या फिर पीट, यानी इनमें से उत्तम श्रेणी का कोयला आपसे पूछा गया है। तो उत्तम श्रेणी का कोयला आपका हो जाएगा एंथ्रेसाइट। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ से 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि तवांग क्षेत्र स्थित है। ये प्रश्न आपके इंडिया जीके से इंपोर्टेंट है। ये इंडिया जीके के जैसे अपने जियोग्राफी से प्रश्न पूछा है कि तवांग क्षेत्र ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम। 4 विकल्प आपको दे रखे। एक देखो आपका विद्यार्थी नाथुला दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है? नाथुला। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो आप क्या बताओगे? सिक्किम के अंदर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि मानस या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो क्या बताओगे आप? असम के अंदर है।
और अगर आपको पूछा जाए कि तवांग क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप विकल्प नंबर 1 राइट कर देना, यानी अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो तवांग क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो आप बता देना अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, फिर बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। देख लो, सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले हैं, बोला था ना आपके किसके क्वेश्चन है, हिंदी की भी क्वेश्चन है, सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। तो प्रत्ययुक्त शब्द बताना है, प्रत्यय रहित नहीं, प्रत्ययुक्त। युक्त का मतलब क्या होता है कि इनमें से कौन से शब्द में आपका प्रत्यय है, ये बात पूछी गई है। देखो सजावट है ना, सजावट, इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ये प्रत्यय युक्त शब्द है। कैसे है सर जी, इसमें सज तो आपका क्या है, ये आपका मूल शब्द है, इसमें आवट प्रत्यय लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्ययुक्त शब्द हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अन्वेषण है ना, अन्वेषण, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है, ये अन्वेषण है ना, स्वर संधि का उदाहरण है, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न, उसके बाद विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। ये अच्छा और शानदार क्वेश्चन है भाई। निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र उत्पादन संयंत्र है। जैसे कोटा सुपर तापीय ऊर्जा है, छाबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र है, कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र है, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा, यानी निम्न में से राजस्थान का पहला कोयला है ना, कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, वो आपका हो जाएगा कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। और आपका जो कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र है ना, ये आपका झालावाड़ जिले के अंदर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है। ये देख लो, आपका प्रश्न बना है किससे, ये साइंस से बना है। अरे सार्वभौमिक ग्राही बना है, सार्वभौमिक ग्राही किसको बोलते हैं, ग्राही उसको बोलते हैं जो सबसे क्या ले सकता है, रक्त यानी खून ले सकता है। और सर्वदाता किसको बोलते हैं, जो सबको रक्त यानी खून दे सकता है। तो सर्वग्राही आपका हो जाएगा AB, कौन सा हो जाएगा, AB पॉजिटिव हो जाएगा। और सर्वग्राही होता है ना, वो तो होता है AB, और जो सर्वदाता होता है ना, वो आपका O होता है, यानी वो सबको खून दे सकता है। और A और B वाले है ना, वो सबसे ले सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर एकदम अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके से। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस महीने में लगता है। सावन, कार्तिक, फागण, चैत, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो पुष्कर मेला पूछा आपसे कब लगता है, तो पुष्कर मेला पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा कौन से महीने में, ये आपके कार्तिक महीने में हो जाएगा, यानी कार्तिक महीने में आपका क्या होता है, पुष्कर मेले का आयोजन होता है। सर जी पुष्कर मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है, तो बच्चों ये अजमेर के अंदर लगता है। कौन से जिले में लगता है, अजमेर के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, यशोविलासा शब्द में कौन सी संधि है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशोविलासा जो आपका शब्द है ना, इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, द्वर्धि संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर है ना 4 राइट हो जाएगा, यानी यशोविलासा संबंध में आपकी सर्जी कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आपकी यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम थी ना कॉलेज वाली, उसमें प्रश्न बना था फर्स्ट शिफ्ट में कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये प्रश्न बना था। तो वो तो एकदम आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम थी, थोड़ी हाई लेवल की, फिर भी मैं उसमें इजी क्वेश्चन पूछ लिया। और ये आपकी 12th लेवल की एग्जाम है, तो इसमें कन्फर्म प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बच्चों आप सभी को पता है सबसे ऊंची चोटी तो आपकी गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 फीट है। कितनी है सर जी, 1722 मीटर है, सॉरी कितनी है, 1722 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी आपसे, तो वो आपकी हो जाएगी शेरगढ़, और इसकी आपकी है 1597 मीटर। इसकी कितनी है सर जी आपकी, इसकी 1597 है। और ये दोनों ही चोटियां ये आपकी कहाँ पर है, ये दोनों ही चोटियां आपकी सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। एक आपकी ये जो है ना अचलगढ़, ये भी कहाँ पर है, ये भी आपकी सिरोही के अंदर है। तो सर जी तारागढ़ कहाँ पर है, तारागढ़ की चोटी आपकी अजमेर के अंदर हो जाएगी। तारागढ़ की बच्चों आपकी कहाँ पर है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चलो एकदम विस्तार से बताऊंगा मैं आपको, बस 40 मिनट आप क्लास को कहीं पे भी स्किप मत करना, एक सिंगल क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन, उसके बाद मेरे बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है। जैसे कपिल आम खाता है, चेतन पानी पी रहा है, सरोज नाटक देख रही है, वह रात भर नहीं सोया। अरे किसका पूछा है, अरे इसमें आपको अकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा है। और अकर्मक क्रिया का उदाहरण सर जी आपका हो जाएगा वह रात भर नहीं सोया। वह रात भर नहीं सोया, ये क्या हो जाएगा, एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी अकर्मक क्रिया का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल यानी उदाहरण हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 4 बताने वाले मेरे सारे के सारे विद्यार्थी, मेरे सारे के सारे बच्चे राइट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, फिर बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे क्लास के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आरएसएसबी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, एग्जाम में वापस रिपीट हो सकता है। राजस्थान में लोकायुक्त का जो पद है ये कब सृजित किया गया था? 1992 में, 1977 में, 1982 में, 1973 में। तो राजस्थान में जो लोकायुक्त का पद है ना, ये आपका 1973 में सृजित किया गया था। अरे राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? 1973 के अंदर। अगला क्वेश्चन, फिर बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? बोला था ना सर्वग्राही का पूछे तो आप क्या बताना? अभी जस्ट बताया था, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वग्राही यानी सबसे खून कौन ले सकता है, तो आपका ए बी होता है। अब पूछा सर्वदाता यानी सबको खून कौन दे सकता है, ये पूछा है, तो सबको आपका ओ यानी सर्वदाता कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा, क्योंकि ओ जो आपके रक्त समूह है ना वो सबको खून दे सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। उसके बाद फिर बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना। अभी क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये आपका द्वितीय के अंदर हुआ था। आप सभी को पता है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में हुई थी और नागौर जिले से हुई थी। किसकी, कौन से जिले से हुई थी? नागौर जिले से हुई थी। और किसके द्वारा की गई या फिर किसकी अध्यक्षता में? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। कब की गई? 1959 में। कहां से की गई? नागौर से। और सर्वप्रथम है ना राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है ना वो राजस्थान के नागौर से हुई थी। और थोड़ी सी सन आप याद रख लेना, 1959 थी। और पंचवर्षीय योजना आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि 1959 के टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो आप बोलोगे सर जी इसमें तो आपकी द्वितीय थी, तो विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। उसके बाद ये पढ़ते वाला तो करवा दिया, सजावट है इसमें। ये देखो ये प्रश्न है कि वहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? ये प्रश्न अच्छा इंपॉर्टेंट है। वहद राजस्थान है ना आपका, इसका राज प्रमुख किससे बनाया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैसे महाराजा स्वाभिमान सिंह, महाराजा भोपाल सिंह, महारावल चंद्र सिंह या फिर महारावल लक्ष्मण सिंह। तो वहद राजस्थान का राज प्रमुख है ना ये आपके महाराजा स्वाई मानसिंह को बनाया गया था। किसको? महाराजा स्वाई मानसिंह को। विकल्प नंबर 1 बताने वाले सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का, ये वापस रिपीट हो गया। हाँ ये ठीक है भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन बना है भाई। राजस्थान की पॉलिटिकल से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। देखो मैंने बताया था आपको एक क्लास में कि जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है या फिर राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे अपने राजस्थान लोक सेवा की बात कर लेते हैं तो आरपीएससी का आपको पता है मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे आरपीएससी है तो उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और वो अपना त्यागपत्र ये किसको भी देते हैं? ये भी राज्यपाल को देते हैं। ये बात बताई थी। लेकिन मैंने ऐसा भी बताया था कि आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसको राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसको बर्खास्त यानी हटा नहीं सकता, तो वो होता है आपके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और जो अध्यक्ष है ना उनको राष्ट्रपति नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उनको हटा नहीं सकता। तो फिर आप लोग सर जी इनको कौन हटाता है? अरे इनको राष्ट्रपति हटाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटाता है? तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति भी मतलब है ना वो सीधा नहीं हटाएंगे, वो सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद ही हटाएंगे। जो जांच आएगी उसके बाद ही हटा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि 29 शब्द में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपसर्ग है? तो 29 देखो आपको पता है ये मान लो शब्द आपका क्या है? सर्ज शब्द है। इसके जो पहले लगते हैं वो तो आपके क्या होते हैं? उपसर्ग। और बाद में लगते हैं वो पढ़ते होते हैं। और एक बेस्ट ट्रिक तो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बस 3 बार आप मन के अंदर उस शब्द को बोल लो, ठीक है? 3 बार मन ही मन में बोल लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा और प्रत्यय कौन सा है। ये ट्रिक आपकी काम आएगी। अब 29 शब्द है, 29 में आपका कौन सा हो जाएगा? 29 में आपका उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत उपसर्ग। और इसमें तय है ना ये आपका छोटा है, तय बड़ा नहीं है, तय आपका छोटा है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूर्वी घाट में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट यानी ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुड़ी है,
दोदा बेटा है, महेंद्रगिरी है, या फिर गुरु शिखर है। अरे गुरु शिखर तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और ये अपने राजस्थान के अंदर है, लेकिन बात यहाँ पे पूर्वी घाट पे हो रही है। तो पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा शिखर है ना, ये आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी। कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से रहा था? ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको बताए, अच्छा किस गतिविधि से नहीं था। मैं हर क्लास में बोलता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, क्योंकि नहीं है और है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसलिए क्लास और पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। तो राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का जो संबंध है ना, वो देखो मिट्टी व नमी का संरक्षण से तो है, और वृक्षारोपण से भी है, और जल संसाधनों के विकास से भी है, किंतु परंतु बट गरीबी निवारण से कोई संबंध नहीं है। तो विकल्प नंबर डी है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है कि घुड़सवार शब्द में समास कौन सा है? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घुड़सवार शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययभाव। तो घुड़सवार में आपका द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। सॉरी मैंने गलती से आपको द्वंद्व बता दिया। घुड़सवार शब्द है ना, इसमें आपका है ना, जैसे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और द्वंद्व है ना, इसमें आपको पता है दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों की, ये प्रश्न भी आया था सीटी के एग्जाम में कि दोनों पदों की प्रधानता कौन से समास में होती है? दोनों पद प्रधान है ना, द्वंद्व में होते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता, दाल रोटी, ये सब द्वंद्व के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? श्रवण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये जो प्रमुख योजना है ना, इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना। तो श्रवण जयंती शहरी रोजगार योजना है ना, ये कब शुरू की गई? तो ये आपकी हुई थी जैसे 1992, 1997, 2000, 2004। तो ये हुई थी आपकी लगभग 1997 के समथिंग। अब देखो एक एग्जाम में ये भी ट्रेंड बढ़ गया है कि जैसे ईयर के साथ साथ आपको मंथ, और जैसे 1997 ना, ये सब ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो आपको साथ में मंथ भी याद करना है। मंथ कौन सा था? दिसंबर। और ईयर कौन सी थी? 1997। अब आपको ना ये जो आपको ना 97 है ना, ये तो 4 ऑप्शन में मिलेगा, और दिसंबर है ये 2 ऑप्शन में मिलेगा। इसलिए आपको डेट भी साथ में याद करनी है। डेट आपकी 1 दिसंबर थी। यानी टोटल अगर अपन देखें तो 1 दिसंबर और 1997 को ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी? जयंती शहरी रोजगार योजना। चलो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कंदर्प तो है, बिल्कुल है भाई। मनोज, ये भी बिल्कुल है। कुसुमेशु, ये भी बिल्कुल है। मयूख, कोई आपका कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ये सर जी कोई कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। यानी विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? वंदे मातरम गीत की संस्कृत में रचना किसने की थी? ये अच्छा क्वेश्चन बना है भाई। ये आपकी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इस पे आप चाहे ट्रिपल स्टार लगा लो। क्या कर लो? ट्रिपल स्टार लगा लो। वंदे मातरम गीत की संस्कृत में रचना किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा, या फिर वीरेंद्रनाथ तिवारी के द्वारा। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत की संस्कृत में रचना की गई थी। तो आप विकल्प नंबर 2 को राइट कर देना। अगला क्वेश्चन, उसके बाद फिर बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में गलत क्रम में दी गई, अच्छा रीजनिंग का प्रश्न एकदम अच्छे से देखो भाई। संख्या की दिए गए क्रम में गलत संख्या का पता करो। अच्छा गलत संख्या का पता करना है। देखो भाई अगला क्या कर रहा है? 9 से 13 9 से 12 कर रहा है। 9 से 12 किया तो सर जी इसने 3 प्लस कर दिए। फिर 12 से 17 किया तो आपने इसने 5 प्लस कर दिए। 17 से 20 किया तो 3 प्लस कर दिए। फिर 20 से 25 किया तो 5 प्लस कर दिए। फिर 25 से 28 किया 3 प्लस कर दिया। फिर 28 से 34 किया 6 प्लस कर दिया। और फिर 6 यहाँ से 34 से 36 हुआ तो यहाँ पे 2 ही प्लस हुए। और फिर 34 से 36 के 2 ही प्लस हुए। और फिर 36 से 41 5 प्लस हुए। यानी एक आपकी गलत संख्या आ रही है, क्योंकि आपकी क्रम क्या चल रहा है? क्रम ये चल रहा है जैसे यहाँ पे 3 प्लस हो गई, यहाँ पे 5 प्लस हो गई, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे 5 प्लस, ऐसे क्रम चल रहा है। तो यहाँ पे 34 संख्या नहीं, ये गलत हो गई भाई। क्योंकि 34 की जगह यहाँ पे आपका क्या आता? अरे 34 की जगह यहाँ पे आपका क्या आता भाई? 34 की जगह यहाँ पे 31 आता भाई। अगर यहाँ पे 34 की जगह 31 संख्या होती है ना, 31 संख्या, तो ये क्रम आपका सही चलता। कैसे चलता सर जी? जैसे 9 से 12 किया तो हमारा 3 प्लस हो जाता। फिर यहाँ पे 17 आता तो 5 प्लस हो जाता। फिर 17 से 20 आता। 17 से फिर अपन क्या आता? 17 से क्या आता? फिर एक सेकंड, 17 से फिर 20 आता
तो 3 प्लस होता, 20 से 25 आता तो 5 प्लस होता, और 25 से 28 आता तो फिर 3 प्लस होता, फिर 28 से 31 आता तो फिर आप मान लो यहाँ पे कितने प्लस होते, 28 से 31 आते, 31 नहीं, 28 यहाँ पे 31 नहीं आती, 28 31 नहीं, यहाँ पे 33 आती संख्या। हाँ 33, क्या थी, 33 आती यहाँ पे, तो फिर 28 से 33 में जाते तो 5 प्लस होते, फिर 33 से 36 में जाते तो यहाँ पे कितने प्लस होते, 3 प्लस होते, फिर 36 से 41 में 5 प्लस होते, मतलब ऐसे संख्या चलती थी। लेकिन यहाँ पे 34 आ गई, ये गलत है भाई। 34 की जगह आपकी संख्या कौन सी आती, 33 आती ना तो सही हो जाता, और 34 आ गई तो वो समीकरण पूरी की पूरी खराब हो गई, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, पढ़े भारत बड़े भारत योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई। पढ़े भारत बड़े भारत योजना भारत सरकार के द्वारा कब शुरू की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। चलो अगला प्रश्न, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ पूछा आप।